इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल। तो इजराइल हमास वॉर चल रही है, ठीक है, गाजा पट्टी न्यूज में बनी रहती है। कल एक कॉरिडोर भी न्यूज में आ गया था, परसों फिलाडेल्फी कॉरिडोर आ गया था। रफा क्रॉसिंग आपने सुना होगा, एरिस क्रॉसिंग सुना होगा। तो ये तो सारी आपकी स्टैटिक्स चीजें आ जाती हैं। अब क्या हुआ, जब ये वॉर चल रही है तो इंडिया एंड इजराइल काफी अच्छे एलाय हैं, एक दूसरे के फ्रेंड कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड इन द सेंस नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे, जहां पे फायदा हो रहा होता है वो वाले फ्रेंड्स। यहाँ पे मेन जो था वो एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या पिटीशन डाली गई कि इंडिया वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए, हमारा तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। तो कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं आपके, और साथ में एक्टिविस्ट हैं, कुछ एकेडमिक्स हैं। इन्होंने एनालाइज करा कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम चल रखी है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रखे हैं, और आप क्या कर रहे हो, वेपन ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। कहाँ पे गए आपके एथिक्स, नीति कहाँ पे गई, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया गया। और हमने जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन जैसे आपने सुने होंगे, ऐसी संधियों पे रेटिफिकेशन दे रखी है कि जहां पे भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा होगा, उस चीज को हम रोकने की ट्राई करेंगे, इंस्टेड उसको प्रमोट करने की। तो इनका यही पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट में कि ये जो इसराइल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अनएथिकल है चीज, ये आपको रोकनी चाहिए। केस का नाम था अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कि हम जो है वो फॉरेन अफेयर के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें इंटरप्शन नहीं कर सकते। मतलब जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। ये स्टेटमेंट बोल के यहाँ पे इनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, जो पिटीशन डाली थी अशोक कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ लोकेशन देख लो पहले तो, ये आ गया आपका इजराइल वाला एरिया, यहाँ पे है गाजा पट्टी। ये रफा क्रॉसिंग आप बार बार सुनते रहते हो, सिनाई पेनिनसुला के अंदर एंट्री हो जाती है। एक कॉरिडोर ये वाला, जब आपके यमन ने क्या किया, अटैक किया इसराइल के ऊपर, लगभग 2000 किलोमीटर ये मिसाइल ट्रेवल करती हुई जाके हिट होती है कॉरिडोर के पास। और कॉरिडोर है आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर, लगभग 14 किलोमीटर का है। इसी के ऊपर आपको एक रफा क्रॉसिंग दिखेगी, एक छोटी सी और क्रॉसिंग है जिसको बोलते हैं कैरम शलोम क्रॉसिंग, और ऊपर एक और क्रॉसिंग है दैट इज एरिस क्रॉसिंग, गाजा पट्टी से इसराइल की तरफ को जाती है एरिस क्रॉसिंग। ठीक है, ये तो थोड़ा सा स्टैटिक था इसका, वो देख लेना। एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें, उस तरफ सी आ गया, ऊपर लेबनान है। लेबनान में जो रिबेलियन ग्रुप है जिसको ईरान बैक करता है, नाम है हेजबोला। और दूसरी आगे कंट्री आपकी यहाँ पे सीरिया, देन जॉर्डन, और उस तरफ आ जाएगी इजिप्ट। सऊदी अरेबिया नहीं टच करती क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी आ जाती है। ठीक है, तो ये आगे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज। जेरूसलेम की भी काफी इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस प्लेस है, सो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नाउ आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या करी पिटिशनर ने वो स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स प्लेस करी कि क्यों हमने ये पिटीशन रिजेक्ट करी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग, जनवरी 2024 में ये नोटिफिकेशन भेजते हैं अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग नीदरलैंड्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहती है कि जनवरी 2024 में आईसीजे ने यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को एक नोटिफिकेशन भेजा कि ये जो आप कर रहे हो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आप क्या कर रहे हो, जिनोसाइड कर रहे हो, जिनोसाइड यानी कि मास किलिंग ऑफ पीपल, नरसंहार भी जिसको बोलते हैं, मास किलिंग ऑफ पीपल। तो एक तो ये चीज बोली, तो इसका मतलब है आप जेनोसाइड कन्वेंशन के अगेंस्ट जा रहे हो। क्या है जेनोसाइड कन्वेंशन वो आगे देखेंगे, पहले ये स्टेटमेंट याद रख लो। ये जनवरी 2024 की बात थी। उसके बाद जुलाई 2024 में जो इसराइल अटैक्स करके पैलेस्टीनियन टेरिटरी को एक्वायर करने की ट्राई कर रहा था उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि गैर कानूनी बोल दिया गया। और यहां पे बोला गया कि जो भी कंट्रीज इसराइल की हेल्प कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब है अपनी मिलिट्री फोर्सेस ही आपने वहां पे डिप्लॉय करवा दी हेल्प करने के लिए, इनडायरेक्ट का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो वेपन्स का ताकि उनको वेपन्स की कमी ना आए, वो भी इस इलीगल सिचुएशन में इक्वल के क्रिमिनल होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी करने गया, एक ने बस बाहर पहरा दिया कि कोई आ ना जाए, तो वो दोनों इन्वॉल्व हैं उस क्राइम के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे आईसीजे ने बोली थी। एक केस स्टडी है निकारागुआ वर्सेस जर्मनी। होता क्या है, जर्मनी को काफी इंटरेस्ट आता है निकारागुआ में, यहां भी आपका जर्मनी आ जाएगा
एंड यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। जर्मनी चाहता था कि मैं यहाँ पे खूब सारा इनको लोन दूं, और जब लोन देता है कोई तो एक डेट क्रिएट हो जाता है प्रॉपर, जब उसको कोई रिटर्न नहीं कर पा रहे। तो वही चीज हुई, जर्मनी ने खूब सारा पैसा लगाया यहाँ पे, रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, और मेन जो चीज थी निकारागुआ के अंदर वो थी इसकी पोर्ट सिटीज। आपने सुना होगा जो ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे बंदरगाहें काफी अच्छी बन जाती है क्योंकि इंडेंटेड है, और इंडेंटेड होगा तो यहाँ पे पानी का लेवल कम होगा, शिप्स वगैरह आराम से अपनी रुक सकती हैं आके। तो निकारागुआ पे फोकस रखा गया क्योंकि इकोनॉमी के बेसिस से रिड्यूस था इफ कंपेयर टू यूएस। यूएस को थोड़ी करेगा जर्मनी फंडिंग, एंड ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है। तो यहाँ पे निकारागुआ पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं इररिस्पेक्टिव कि निकारागुआ रिटर्न कर पाएगा या नहीं। पर जर्मनी को पता था ये नहीं कर पाएगा, और फिर जो हमें चाहिए वो हम इनसे ले सकते हैं। इनको चाहिए थी इसकी पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज, और साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिसका नाम है पनामा कैनाल। ठीक है, ये देख लो अब मैप्स पे, ये है आपकी कंट्री दैट इज निकारागुआ, नीचे कोस्टा रिका है और इसी के नीचे एक पनामा है, और ऊपर की तरफ हॉन्डुरास आ जाती है। कुछ इसको सेंट्रल अमेरिका का ही पार्ट मानते हैं, बट कुछ का क्लेम है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, तो वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, खैर वो नहीं हमें देखना। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब निकारागुआ से पैसे वगैरह वापस मांगे जर्मनी ने, तो ये रिटर्न कर नहीं पाए एज यूजुअल, तभी तो दिया होता है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट। तो ये वापस कर नहीं पाए, और जर्मनी ने बोला अगर वापस नहीं किया तो आपके वहां पे मिलिट्री एक्शन हो जाएगा। आईसीजे आ गया रूल में, आईसीजे ने बोला कि आप तो जेनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो वो सारी चीजें हुई, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये पनामा कैनाल का क्या रेलिवेंस है। पनामा कैनाल जब आप देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये देखो यहां से जितने भी चीजें इस तरफ को एक्सपोर्ट करनी होती है ना अपने ही पार्ट में, तो यहां से चलती हैं शिप्स, और इस पनामा कैनाल के थ्रू इधर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। अब सोचो ये पनामा कैनाल किसी यूरोपियन के अंडर चला जाएगा, तो वह वो तो यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटीज वो सारी चीजें इंपोज कर देगा। तो यूएस को भी डर था कि सच में अगर मिलिट्री एक्शन हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें भी तो रिसोर्सेज चाहिए निकारागुआ के। पर यहाँ पे जैसे जर्मनी ने ये क्लेम किया कि हम फोर्सिबली ये चीजें अटेन कर लेंगे, पोर्ट सिटी इनकी अटेन कर ली ताकि पनामा कैनाल के ऊपर फोकस किया जा सके, तो इस वजह से आईसीजे ने मना करा था इनको। ऑल्दो बॉडी एक्चुअल में 1944 के आस बनती है, पर जो रिकमेंडेशंस थी वो बड़े पहले से दी जा रही हैं। तो ये एक केस था जहां पे आईसीजे का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। अब जो आपने देखना है वो पनामा कैनाल के बारे में है कि दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है, कौन कौन सा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब देखो सोचो ये बंद ही हो जाए पनामा कैनाल यहां से, तो फिर कहां से जाएंगे, काफी लंबा रूट पड़ गया ना यहाँ पे। तो वो चीज है, और जो पनामा कैनाल है वो बहुत पतली है, और इसकी ना एक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक होती है। पानी का लेवल जो है वो ऊपर लाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लैंड मास, यहाँ पे पहाड़ी है नीचे प्रॉपर एक, और पानी का लेवल ऊपर कम है, और ऊपर से एक लेक है जहां से इसको पानी आता है, गतुन लेक उसका नाम है, इसके अंदर पानी रिड्यूस करके। तो अगर पानी रिड्यूस ही करता गया तो फिर क्या ऊपर उठाओगे, क्या नीचे जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ये रूट ही बंद हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, राइट। और ये दो ओशंस को जोड़ रहा है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। अराउंड 20% ट्रेड यहीं से चल रहा है, सो ह्यूज नंबर। तो यहाँ पे ये पनामा कैनाल के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे ऐसे गेटवेज लगे हुए हैं, पानी के लेवल रिड्यूस करे जाते हैं। मतलब एक टाइम जब मान लो शिप इस तरफ से आएगी, इस तरफ को गिरानी है, तो यहाँ पे पहले पानी का लेवल ऊपर किया जाएगा, फिर वो गेट्स नीचे लाए जाएंगे, फिर वो शिप आगे जाती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता है, कुछ ऐसा दिखेगा, काफी जो है वो बिजी रूट माना जाता है आपके पनामा कैनाल का। आप इसकी ना वीडियोस देख सकते हो, बड़ी अच्छी वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, पनामा कैनाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लेक बता दी मैंने आपको, लेक ग्यूटान, अभी 2-3 हफ्ते पहले की न्यूज है, इसमें भी पानी का लेवल रिड्यूस कर गया है, तो अल्टीमेटली पनामा कैनाल को भी वो इम्पैक्ट करने वाला है। तो चलो ये तो आपने स्टैटिक वाला पार्ट देख लिया, पर यहां से पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि निकारागुआ वर्सेस जर्मनी केस, जब भी जेनोसाइड की बात आती है तो उसको प्रोवोक करने की जगह रोकना चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट वार्निंग। अब जो यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी वार्निंग दे दी कि जो भी लोग इन वेपन्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज इलीगल है, तो इन्होंने भी वार्निंग दे रखी थी इसराइल को। जो भी ये, क्योंकि ये गाजा के अंदर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का अब्यूज कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। लगभग 40,000 लोगों की डेथ हो चुकी है जो कि वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बाद रेलिवेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन एक है, दैट इज जेनोसाइड कन्वेंशन,
जेनोसाइड यानी कि नरसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ किल कर दिया जाता है। तो इसके अंडर आता है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, यानी कि जो भी जेनोसाइड कमिट करने की ट्राई कर रहा है उसको पनिशमेंट भी देगा और रोकने की ट्राई भी करेगा। तो ये इसका मेन एम है। इंडिया जो है वो इसका ऑब्लिगेटरी है क्योंकि हमने इसको रेटिफाई किया हुआ है, डबल सिग्नेचर कर दिए हैं, तो जो भी इसकी रूल बुक में है चीजें वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ इंडिया जो है वो ऑब्लिगेटेड है टू प्रिवेंट जेनोसाइड एंड जो भी ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकने की तरफ इसका फोकस होना चाहिए। पिटिशनर ने यही आर्ग्यू करी है चीज कि इंडिया जो है वो जेनोसाइड कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? इनडायरेक्टली कर रहा है। इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है? बाय एक्सपोर्टिंग द वेपन्स। ठीक है, तो यहाँ पे है हम बोल सकते हैं कि जेनोसाइड कन्वेंशन का कहीं ना कहीं वायलेशन है। आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें बोला गया है कि जो भी लोग वॉर को प्रमोट करेंगे वो भी इक्वली क्रिमिनल होंगे। तो दैट कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 3 ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं ऐसे। इसके बाद आता है जेनेवा कन्वेंशन। नाउ जेनेवा इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये साइन हुआ था। तो अब इसके तहत इंडिया का क्या क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहले तो आर्टिकल 1 देख लो। आर्टिकल 1 जो जेनेवा कन्वेंशन का है, तो जो भी लोग इसको रेटिफाई कर देंगे अगेन वो ऑब्लिगेटरी हो जाएंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इंडिया ने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोविजन है, उन सभी पे रेटिफिकेशन नहीं दी थी, कुछ पे दे दी, कुछ पे मना कर दी, मतलब वो सेफ साइड रख ली अपनी एक तरह से। तो मेन फोकस किस किस पे रहता है? तो जो भी एक वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर चेक रखेगा आपका जेनेवा कन्वेंशन। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं, कनाडा, स्पेन एंड यूके, इन्होंने क्या किया, जब भी ऐसे इसराइल में वॉर शुरू हुई तो वेपन की सप्लाई रोक दी है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। नाउ जेनेवा कन्वेंशन में 4 चीजें जिनको फोकस में रखा जाता है, 4 संधियां हैं, 4 ट्रीटीज। एक है घायल और बीमार, वुंडेड एंड सिक, दैट इज द फर्स्ट फोकस। दूसरा है ऑन लैंड, कोई डिस्प्यूट हो गया है जिसकी वजह से वॉर हो रही है। देन शिप रैक्ट, कोई शिप डूब गई तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। प्रिजनर ऑफ वॉर, कैदी कर लिए जाते हैं ना, तो प्रिजनर ऑफ वॉर, वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको कैदी बना लिया जाता है, इनके ऊपर फोकस रखती है। और जो सिविलियन, मतलब वॉर चल रही है पर वहां पे सिविलियन भी तो हैं, फोर्सेस तो इन्वॉल्व है पर सिविलियन भी होते हैं, उन सभी की प्रोटेक्शन पे फोकस रखती है आपकी जेनेवा कन्वेंशन। 1977 में 2 इसके प्रोविजन और ऐड हुए थे और थर्ड जो था वो जाके 2005 में ऐड हुआ था। ये तो मेन नेम आ गया ना इसका। और जो प्रोविजन और ऐड हुए, वैल्यू एडिशन हुई, 2 1977 के अंदर हुए एंड एक जो था वो 2005 के अंदर हुआ। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट। इंडिया ने भी इसको रेटिफाई करा और हम बन गए 5th कंट्री। पर हमने सारे प्रोविजन नहीं करे थे, हमने सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर 3 को रेटिफाई करा हुआ है, बाकी के जो 2 हैं उनको हमने रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे ऊपर बाइंडिंग कौन सा है? प्रोटोकॉल नंबर 3। नाउ कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। यहाँ पे यूएन जो जनरल असेंबली है उन्होंने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करा था इन 1948 और इसका जो एक्चुअल वर्क था वो शुरू होता है आपके 1951 में। अगेन फोकस कहाँ पे है? वही ह्यूमैनिटेरियन चीजों के ऊपर। क्या क्या 5 एक्ट्स हैं इसके अंदर जिसमें हम बोल सकते हैं कि इसने जेनोसाइड कमिट किया हुआ है। सबसे पहले किसी ग्रुप के मेंबर को किल करना, ठीक है, मेंबर्स को किल करना, बहुत सारे लोगों को एक साथ किल कर दिया। दूसरा रहेगा आपने क्या किया, सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म जो है वो कॉज किया। तो देखो जब वॉर लाइक सिचुएशन बनी होती है तो मेंटल टॉर्चर तो हो ही रहा है उस चीज पे, तो ये भी उसी में आ जाता है। इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशन ऑफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट दियर फिजिकल डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, लोग भी आ जाएंगे। इम्पोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन अ ग्रुप, यहाँ पे क्या किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को चाहते हैं कि ये अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस ना करें तो उनको टॉर्चर किया जाएगा। एंड यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। देखा होगा जब टेररिस्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो सोसाइटी से ले जाते हैं उनको, दूसरे ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, तो जो सोसाइटी है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, कि सारे बच्चों को ले गए, तो दैट हैपन। तो ये सारे जो हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं? जेनेवा कन्वेंशन के अंडर। ये सारे ही वायलेशंस हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेके। देन सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे पहली स्टेटमेंट कि हम इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने अब खुद को बचाना भी तो था कि पिटीशन को हमने रिजेक्ट किया है तो उसका आंसर भी तो करना था। तो सबसे पहले तो बोल दिया कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, इसमें फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री चेक करेगी और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होते हैं।
पहली बात तो ये हुई। अब इसका एक जो आर्ग्यूमेंट पिटिशनर करेंगे वो देखना बिल्कुल उल्टा आएगा। इन्होंने मना कर दी कि हम नहीं इन्वॉल्व होंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। हाउएवर यहाँ पे क्या हुआ कि बिना केस को चेक करे उन्होंने ये चीज बोल दी। और दूसरा बोला इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नॉट बाइंडिंग। अब यहाँ पे बोला कि जो इजराइल है वो तो मेंबर ही नहीं है, ठीक है, जो जेनेवा कन्वेंशन है उन्होंने कोई रेटिफिकेशन ही नहीं करी है, तो कैसे हम इनके अगेंस्ट एक्शन ले लें। दूसरी बात बोली कि फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन हुए होंगे ना कि हाँ ठीक है आपकी वॉर चल रही है, हम आपको पैसा भेजते रहेंगे, हम आपको वेपन्स भेजते रहेंगे। तो ये बोलते हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन होगी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई तो फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिलेगा एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद पोटेंशियल ब्रीच ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सेम ही थे दोनों पॉइंट्स। अब क्या हुआ, फॉरेन पॉलिसी से रिस्ट्रेंट ले लिया। क्रिटिसिज्म क्या है, अब देखो, इररेलेवेंस ऑफ इजराइल नॉट बीइंग अ पार्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि इजराइल तो है ही नहीं पार्टी, जेनेवा कन्वेंशन जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर पार्टी नहीं है। पर हमने तो पिटीशन इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर डाली है, और जो प्राइवेट कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही है हमने उसके ऊपर पिटीशन डाली हुई है, ना कि इजराइल के ऊपर पिटीशन डाली हुई है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है अप्रोच। सेकेंड आता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम अपने जो भी डोमेस्टिक लॉज होंगे उनको इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से बनाएंगे। मतलब जो एक कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड के साथ चलेगी, तो यहाँ पे आप क्यों पैर पीछे हटा रहे हो। दैट इज द सेकेंड यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट करी है पिटिशनर ने। एंड मिसप्लेस्ड कंसर्न अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, यहाँ पे बोला कि हम फोकस करते हैं एथिक्स के ऊपर, हम फोकस करते हैं कि जहां पे भी ये मास किलिंग हो रही है, जिनोसाइड हो रहा है, उसको रोका जाए। तो फिर यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आता ही नहीं है, और हम उसके रेटिफाइड मेंबर हैं, तो हमें तो ये चीज रोकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे टपका दिया कि ठीक है अब बताओ, अब आंसर करो। खैर उधर से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। एंड क्वेश्चन उठाया गया है कि फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री क्यों चुप है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है ये पिटिशनर की तरफ से उठाए गए हैं। उसके बाद आता है फेलियर टू कंसीडर इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन। ये वही चीज है कि कोर्ट को देखना चाहिए बिकॉज जिनोसाइड इज रिलेटेड टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। एथिकल डायमेंशंस क्या क्या हैं, तो इस बार बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। हमने बोला फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इस टाइम पे हमें पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लीगल इलीगल उन पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, एथिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। ऑल्दो जब भी किसी भी कंट्री के अंदर ये सिचुएशंस आती हैं तो सभी अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। यूएस तो सबसे पहले देखता है, कहीं पे लड़ाई शुरू हुई नहीं और देखें कि हमारा क्या फायदा हो सकता है, उस चीज पे फोकस करते हैं। अब एग्जाम्पल दिया गया कि कारगिल वॉर जब होता है 1999 के अंदर, तो इसराइल ने हमें वेपन ट्रांसफर किए थे, पर वहां पे सिविलियन इन्वॉल्व नहीं थे। अब वो भी क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है, वहां पे फोर्सेज इन्वॉल्व थी। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, लगभग 40,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है गाजा के अंदर, सो इट्स अ ह्यूज नंबर। अभी आपने सुना होगा यहाँ से येमेन ने अटैक करा था, राइट, अटैक किया, 2000 किलोमीटर तक वो मिसाइल चलती गई, एक अटैक तो वो हुआ। उसके बाद आज जो आपने रिसेंट सुना होगा, कल की है वैसे, वॉकी टॉकी वाला एक्सप्लोड करके एलिगेशन लगाए गए ताइवान के ऊपर और हंगरी के ऊपर। दो कंट्रीज न्यूज में आ गई आपकी, ताइवान एंड हंगरी। बोला गया कि ये जो वॉकी टॉकी थे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी गोल्ड अपोलो करके एक कंपनी है ताइवान के अंदर, वहां पे की गई थी। और हो सकता है यूएस का और जो ताइवान का रिलेशन है दैट इज गुड, क्योंकि चाइना क्लेम करता है ये हमारा पार्ट है, ताइवान बोलता है हम नहीं है आपका पार्ट, यूएस सपोर्ट करता है ताइवान को। तो एलिगेशन लगाए गए थे ताइवान के ऊपर कि मे बी यहाँ से जब लॉजिस्टिक हुआ, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ वाया शिप, तो बीच में कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल ऐड कर दिए गए थे। नाउ ये वॉकी टॉकी क्यों यूज कर रहे थे आपके लेबनान में, बिकॉज इसको ट्रैक करना इजी नहीं होता, मैसेजेस वगैरह जो भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उसको इजी नहीं है उतना जैसे मोबाइल फोन्स में हो जाता है। तो इट वाज रिसेंट अपडेट इस आर्टिकल को लेके, सो दैट्स ऑल।